उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सफल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में धर्मांतरण कानून को और सख्त बनाते हुए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। धर्मांतरण के कानून को धामी सरकार और सख्त बनाएगी। सचिवालय में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड सीमांत प्रदेश होने के साथ ही सनातन की पुण्य भूमि भी है, इसलिए यहाँ डेमोग्राफी में बदलाव की किसी भी कोशिश को सख्ती से रोका जाए। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए सीएम धामी ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में धर्मांतरण के मामले फिर से सामने आ गए हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए और सख्ती के साथ इस कानून में प्रावधान किया जा रहा है। हम ऐसे प्रावधान कर रहे हैं कि कोई भी धर्मांतरण करना तो बहुत दूर की बात, देवभूमि उत्तराखंड में उसके बारे में सोचना भी उसके लिए बहुत भारी पड़े। हम ऐसे प्रावधान कर रहे हैं कि कोई भी धर्मांतरण करना तो बहुत दूर की बात, देवभूमि उत्तराखंड में उसके बारे में सोचना भी उसके लिए बहुत भारी पड़े। हम ऐसे प्रावधान कर रहे हैं कि कोई भी धर्मांतरण करना तो बहुत दूर की बात, देवभूमि धर्मांतरण के कानून को धामी सरकार और सख्त बनाएगी। सचिवालय में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड सीमांत प्रदेश होने के साथ ही सनातन की पुण्य भूमि भी है, इसलिए यहाँ डेमोग्राफी में बदलाव की किसी भी कोशिश को सख्ती से रोका जाए। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए सीएम धामी ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में धर्मांतरण के मामले फिर से सामने आए हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए और सख्ती के साथ इस कानून में प्रावधान किया जा रहा है। उत्तराखंड में धार्मिक स्थलों का मास्टर प्लान बनाने के आदेश जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री धामी के निर्देशों के क्रम में पर्यटन विभाग मास्टर प्लान बनाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु ने सचिव पर्यटन को सभी धार्मिक स्थलों पर भीड़ नियंत्रण, प्रवेश निकाय, धार्मिक स्थलों पर प्रवेश निकास व्यवस्था सहित अन्य जरूरी सुविधाएं जुटाने के लिए मास्टर प्लान तैयार करने के आदेश जारी किए हैं। आपको बता दें, 27 जुलाई को हरिद्वार स्थित मनसा देवी मंदिर में हुई दुखद दुर्घटना के तत्काल बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मौके का मुआयना कर स्थिति का जायजा लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को उत्तराखंड के प्रमुख तीर्थ स्थलों पर आने वाले यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए विस्तृत मास्टर प्लान बनाने के निर्देश दिए थे। तीर्थयात्री हैं, दर्शनार्थी हैं, उनकी सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। उसको ध्यान में रखते ही एसओपी बनाई गई है, चाहे धारण क्षमता का आकलन हो, पार्किंग की व्यवस्था हो, वन वे ट्रैफिक व्यवस्था हो, भीड़ प्रबंधन हो, उन सभी पर काम कर रहे हैं और वो निश्चित रूप से सभी की सुरक्षा के लिए जरूरी है। उत्तराखंड में धार्मिक स्थलों का मास्टर प्लान बनाने के आदेश जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री धामी के निर्देशों के क्रम में पर्यटन विभाग मास्टर प्लान बनाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु ने सचिव पर्यटन को सभी धार्मिक स्थलों पर भीड़ नियंत्रण, प्रवेश निकास व्यवस्था सहित अन्य जरूरी सुविधाएं जुटाने के लिए मास्टर प्लान तैयार करने का आदेश जारी किया है। आपको बता दें, 27 जुलाई को हरिद्वार स्थित मनसा देवी मंदिर में हुई दुखद दुर्घटना के तत्काल बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मौके का मुआयना कर स्थिति का जायजा लिया था। इसके बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को उत्तराखंड के प्रमुख तीर्थ स्थलों पर आने वाले यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए विस्तृत मास्टर प्लान बनाने के निर्देश दिए थे। विधायकों द्वारा उठाई गई जन समस्याओं को अधिकारी पूरी गंभीरता से ले। विधानसभा क्षेत्रों की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारी विधायकों के साथ निरंतर संवाद करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में टिहरी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली विधानसभाओं की मुख्यमंत्री घोषणाओं और अन्य कार्यों की समीक्षा के दौरान ये निर्देश अधिकारियों को दिए। मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि प्रत्येक विधानसभा में गतिमान विभिन्न कार्यों की समीक्षा मुख्य सचिव स्तर पर की जाए। उन्होंने कहा कि विभागीय सचिव भी विधानसभा क्षेत्रों की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए अपने विभागों की नियमित समीक्षा करें। प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली विधानसभाओं की प्रत्येक 3 माह में समीक्षा मुख्यमंत्री स्वयं करेंगे।
मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि मानसून के बाद सभी निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाए। उन्होंने सभी विधायकों से कहा कि अपनी विधानसभा क्षेत्र में लघु, मध्य और दीर्घ अवधि में पूर्ण होने वाले कार्यों का प्रस्ताव भेजें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माणाधीन योजनाओं का नियमित अनुश्रवण किया जाए और समयबद्धता के साथ योजनाओं को पूरा किया जाए। केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2 अगस्त को देश के किसानों को किसान सम्मान निधि की 20वीं किश्त जारी की जाएगी। शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र बनारस के बनौली गांव से करेंगे। इस योजना के तहत उत्तराखंड में भी 28,787 लाभार्थियों को किसान सम्मान निधि के रूप में 184.25 करोड़ की धनराशि वितरित की जाएगी। बताते चले कि इससे पहले देश भर के किसानों के साथ साथ उत्तराखंड में भी किसानों को किसान सम्मान निधि के रूप में 19 किस्तों में 3,111.49 करोड़ की धनराशि वितरित की जा चुकी है। 2 अगस्त को इसी योजना के तहत किसानों को अब 184.25 करोड़ की धनराशि वितरित की जाएगी। प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने केंद्र सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना से देश के साथ साथ प्रदेश के भी कई किसानों को लाभ मिला है और आगे भी मिलता रहेगा। उन्होंने कहा कि 20वीं किस्त जारी होने के उपलक्ष्य में प्रदेश में ब्लॉक स्तर से लेकर ग्राम स्तर तक कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिसमें किसानों को प्रधानमंत्री के साथ संवाद करने का भी मौका मिलेगा। उत्तराखंड एसटीएफ ने कमर कसते हुए नकली दवाइयों के पूरे नेटवर्क को खत्म करने की तैयारी कर ली है। बता दें, ब्रांडेड कंपनियों की नकली दवाइयां बेचने वाले गिरोह का एक और सदस्य एसटीएफ के शिकंजे में आया है। एसटीएफ ने जीरकपुर पंजाब से मेडिकल स्टोर के मालिक को गिरफ्तार किया है। नकली दवाइयां बनाकर बेचने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड सहित अब तक 5 सदस्यों को एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है। नकली दवाइयां बनाकर बेचने वाले गिरोह के विरुद्ध एसटीएफ ताबड़तोड़ कार्रवाई लगातार जारी है। एसएसपी एसटीएफ ने जानकारी दी और बताया कि विभिन्न ब्रांडेड दवाइयों की कंपनियों की जीवन रक्षक दवाइयों की हूबहू नकल कर नकली दवाइयों को तैयार कर बाजार में बेचे जाने की शिकायत मिलने पर गिरोह की पहचान कर नकली दवाइयों को बनाने और बाजार में बेचने वाले गैंग के विरुद्ध कार्रवाई की गई है, जिसमें कई लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। देखिए, ये स्पूरियस मेडिसिन से संबंधित ये मुकदमा जो है, इसकी तफ्तीश पुलिस मुख्यालय गाजीपुर से एसटीएफ को दी गई थी। इसमें पूर्व में भी 4 अरेस्टिंग हो चुकी है और इसमें जो मुख्य अभियुक्त नवीन बंसल अरेस्ट हुआ था, तो उसके द्वारा बताया गया था कि पंकज शर्मा जो एक ड्रग लाइसेंस धारक है पंचकुला का, उसके द्वारा ये मार्केट में इनको सप्लाई करता है। इसके पास होलसेल का काम भी है, रिटेल का काम भी है। इसके पास अपने 3 मेडिकल स्टोर हैं और इसके पास अपनी एक एम्बुलेंस है जिसके माध्यम से भिवाड़ी राजस्थान से ड्रग्स को लेके आता था, जो स्पूरियस ड्रग्स हैं, और उसको फिर ये अपने 3 मेडिकल स्टोर्स और चूँकि इसके पास ड्रग लाइसेंस है सेल का, और बहुत सारी अलग जगह नोएडा, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ में इसने ये नकली दवाइयों को मार्केट में सप्लाई किया। उत्तराखंड में भूकंप को लेकर वैज्ञानिक लगातार शोध में जुटे हुए हैं। वाडिया इंस्टीट्यूट के निदेशक विनीत कुमार गहलोत ने इसको लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वाडिया इंस्टीट्यूट और आईआईटी रुड़की अपने अपने स्तर से लगातार शोध कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हिमालय क्षेत्र में भूकंप किस क्षेत्र में आ सकता है और कितनी तीव्रता का भूकंप होगा, इसकी जानकारी शोध के जरिए हो गई है, लेकिन कहां और कब आएगा इसको लेकर डिटेल से स्टडी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को कई अधिकार दिए हैं, उनके साथ में मिलकर काम भी किया जा रहा है। उत्तराखंड राज्य में वैज्ञानिक स्तर पर अन्य राज्यों की अपेक्षा अच्छा कार्य हो रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में भूकंप का खतरा बना हुआ है और वैज्ञानिक इसे गंभीरता से ले रहे हैं। अंडमान में अर्थक्वेक आया था, वो 9.2 मैग्नीट्यूड का था, वो तो इससे कई गुना बड़ा था। तो ये अर्थक्वेक बहुत बड़े बड़े होते हैं इसमें, और इसमें तबाही जो है वो आप कल्पना नहीं कर सकते उसमें कितनी तबाही होती है। इसकी विशेषता ये है कि यहाँ पे इसमें क्योंकि समुद्र के नीचे है तो सुनामी आने का उसमें वो है, सुनामी बिल्कुल आ रही है, इसमें कोई शक की बात नहीं। कई इलाके हैं जो कि इससे प्रभावित होंगे। इनफैक्ट इसकी सुनामी जो है वो पैसिफिक ओशन से होते हुए पूरा यूएस तक जाएगी।
तो अर्थक्वेक तो बहुत डिवास्टेटिंग है। हिमालय की रुड़की में ड्रग कंट्रोल विभाग की टीम ने मेडिकल स्टोरों पर छापेमार कार्रवाई की है। इस दौरान 5 मेडिकल स्टोर में गंभीर अनियमितताएं पाई गई, जिसके चलते इन 5 मेडिकल स्टोर के लाइसेंस की टीम को द्वारा निरस्त किए जाने की तैयारी की जा रही है। इस दौरान टीम ने 5 दवाओं के सैंपल भी लिए हैं। कुछ मेडिकल स्टोर संचालक अपना मेडिकल स्टोर बंद कर फरार हो गए। बताते चलें कि ड्रग्स कंट्रोल विभाग की टीम ने डीडीसी हेमंत सिंह नेगी के नेतृत्व में रामपुर चुंगी क्षेत्र में मेडिकल स्टोर से थोक विक्रेताओं व दवा निर्माण कंपनियों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान टीम ने रामपुर क्षेत्र के आसपास 20 से अधिक मेडिकल स्टोर पर छापामार कार्रवाई करते हुए 5 जीवन रक्षक दवाओं के सैंपल लिए। मेडिकल स्टोर पर फार्मासिस्ट न होने व गलत तरीके से दवा रखने आदि सहित अन्य गंभीर अनियमितताएं टीम को मिली, जिसके चलते 5 मेडिकल स्टोर के लाइसेंस निलंबित किए जाने की संस्तुति की गई है। ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने बताया कि निरीक्षण के दौरान एक दवा निर्माण कंपनी का भी औचक निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण में कई कमियां पाई गई हैं, जिन्हें तुरंत सुधारने के निर्देश दिए गए। साथ ही चेतावनी भी दी गई कि भविष्य में मानकों के अनुरूप कार्य नहीं किया गया तो कंपनी का लाइसेंस भी निलंबित किया जाएगा। आज हमारे द्वारा श्री हेमंत सिंह नेगी जी डीडीसी एफडीए के नेतृत्व में रुड़की में रामपुर जंगी के आसपास के मेडिकल स्टोर का निरीक्षण किया गया, जिसमें दो मेडिकल स्टोर का जो है लाइसेंस सस्पेंशन करने की संस्तुति की और 3 मेडिकल स्टोर को स्टॉक सेल का आदेश दिया। इसके साथ ही मेडिकल स्टोर वालों को आदेशित किया गया कि सारी दवाइयों के क्रय विक्रय रिकॉर्ड जो है सही तरीके से मेंटेन करेंगे और नारकोटिक दवाइयों का जो भी क्रय विक्रय करेंगे उसका रिकॉर्ड तरीके से मेंटेन करते हुए डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पर ही देंगे। और कोई भी अगर संदिग्ध व्यक्ति अगर दवाएं बेचने आता है या बिना लाइसेंस ही और बाहर से आता है तो जब भी दवाएं खरीदें उसका बिल जरूर दें और साथ ही जो है बिना लाइसेंस से दवाएँ नहीं खरीदें, जिससे कि नकली दवाओं को बढ़ावा मिल सकता है। उसके साथ ही एक दवा निर्माता फर्म का निरीक्षण किया गया और कुछ कमियां पाए जाने पर उसे सुझाव दिए कि जो है तत्काल जो है अपनी कमियों को दुरुस्त करके प्रोडक्शन अपना चालू करें। बागेश्वर जिला अस्पताल में 108 आपातकालीन सेवा लापरवाही का एक और गंभीर मामला सामने आया है। कुछ दिन पूर्व चमोली जनपद के ग्वालदम निवासी सैनिक दिनेश जोशी के 1.5 वर्षीय बेटे को समय पर इलाज नहीं मिला। हालत ज्यादा बिगड़ने पर 5 अस्पतालों से गुजरते हुए नैनीताल जिले के हल्द्वानी ले जाया गया, जहां बच्चे की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि बागेश्वर जिला अस्पताल ने न इलाज किया और न ही समय पर 108 एम्बुलेंस मुहैया कराई। अगर समय पर ट्रीटमेंट मिलता तो हमारा बेटा जिंदा होता। अब सैनिक दिनेश जोशी ने अब सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत दर्ज कराई है। देखिए, ये मेरे संज्ञान में है बात और मैंने 108 के उन कर्मचारियों को पर कठोर कार्रवाई करने का फैसला ले लिया है और इनके वेतन भी रोक दिए जाएंगे, इनके भुगतान नहीं किए जाएंगे जब तक कि हमें सुस्पष्ट कारण नहीं मिलता है कि क्यों इन्होंने विलंब किया। 108 पे कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। मैंने 108 का जो यहाँ मैनेजर है उसको बुला रखा है और वो पूरा सुस्पष्ट स्पष्टीकरण देगा इस बारे में कि आखिर कहाँ पे विलंब हुआ और क्यों विलंब हुआ है और मैं इस पे कठोर से कठोर कार्रवाई करूंगा। टिहरी जनपद के भिलंगना ब्लॉक की ग्राम पंचायत श्रीकोट गांव स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय नेकड़ा बाजार का भवन पूरी तरह से जर्जर अवस्था में पहुंच चुका है। हालत ये है कि बरसात में यह तय कर पाना मुश्किल हो जाता है कि पानी बाहर गिर रहा है या अंदर। भवन की हालत देखकर विद्यालय कम और खंडहर अधिक लगता है। ग्रामीणों के अनुसार यह भवन वर्ष 2007 में निर्मित हुआ था और मात्र 1 वर्ष बाद ही इसकी छत से पानी टपकने की समस्या शुरू हो गई थी। आज 18 साल बाद भी न तो इसकी मरम्मत हुई है, न ही स्थायी समाधान की कोई व्यवस्था की गई है। बरसात के मौसम में स्थिति और भी भयावह हो जाती है, जिससे छात्र छात्राओं और अभिभावकों में भय का माहौल रहता है। गांव के लोगों ने बताया कि भवन की बदहाली और शिक्षा व्यवस्था की लचर स्थिति के चलते कई परिवार गांव से पलायन कर चुके हैं। यही नहीं, इसी भवन में आंगनवाड़ी केंद्र भी संचालित होता है, लेकिन भय और असुरक्षा के कारण वहां भी सिर्फ 2 ही बच्चे रह गए हैं,
जबकि विद्यालय में महज 4 छात्र शेष बचे हैं। विद्यालय के शिक्षक विजय सिंह जिनकी हाल ही में तैनाती की गई है, उन्होंने बताया कि उन्होंने विद्यालय की स्थिति की लिखित और मौखिक सूचना अपने उच्च अधिकारियों को दी है। अब देखना ये होगा कि विभागीय अमला इस ओर कितनी गंभीरता से कदम उठाता है। छात्रों ने बताया कि बारिश के समय छत से टपकता पानी और कमरों में घुसी नमी से उन्हें डर लगता है। ऐसे में शिक्षक कई बार छुट्टी देकर बच्चों को घर भेजने पर मजबूर होते हैं। तो 2-3 और सब जो है रास्ते में खराब हो गया और 2-3 आदमी ने जो दम भी तोड़ दिया। हमारे पास सबूत है, पदोखर के हैं, सुरगोड गाँव के हैं और आर्स के हैं, जो जिन जिन आदमी ने दम तोड़ दिया। हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि हमारी रोड जो जल्दी से जल्दी जो है इसमें कार्रवाई किया जाए और हमारी स्कूल के जो है। और इधर विद्यालय में जो है अभी मैं आया तो मैंने देखा तो थोड़ा सा इधर वो झाड़ी वाड़ी, खैर चलिए ये तो बरसात का एक विषय था, उसको हमने अपने स्तर से थोड़ा साफ सुफ करवा दिया है। अभी 4 दिन पहले ही जो है, क्योंकि सारे दरवाजे खिड़कियाँ टूटे हैं, तो एक बहुत बड़ा सांप यहाँ से जो है सीधे विद्यालय के अंदर प्रवेश कर गया और बड़ी मुश्किल से हमने इधर गाँव वालों की मदद से जो है उस सांप को जो है बाहर तक जैसे तैसे करके निकलवाया। तो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खतरा बना हुआ है। मेरा नाम कलम सिंह है। स्कूल की स्थिति सर हमारी बहुत ही ख़राब है। इस स्कूल को अभी जो है 15-20 साल बने हुए है, पर स्कूल जो है पहले जब भी स्कूल बना ये तो उसी 1-2 साल में स्कूल ये पूरा ख़त्म हो गया, पहले उखड़ने लगा था ये। देहरादून जिलाधिकारी सविन बंसल के प्रयासों से शहरी क्षेत्र में 17 नई राशन की सस्ते गल्ले की दुकानें खुल गई हैं। जिलाधिकारी ने पूर्ति कार्यालय में सरकारी सस्ते की गल्ले की नई दुकानों के लिए प्रस्तावित दवी फाइल को निकालते हुए टेंडर प्रक्रिया जारी करवाई थी। फलस्वरूप अब नई दुकानें खोली जा रही हैं, जिससे परिवारों को रोजगार के साथ ही महिलाएं, बुजुर्ग, वांछित वर्ग को सहूलियत मिलेगी। पहले भीषण गर्मी, वर्षों ठंड में जनमानस को भीड़ में लगकर एक ही दुकान से राशन लेने को मजबूर थे। जिलाधिकारी ने नई सस्ता गल्ला की राशन दुकानों के लिए टेंडर करने के निर्देश दिए हैं, जिसके क्रम में समुचित प्रक्रिया संपादित करते हुए 17 दुकानों को आवंटन कर दिया गया है। अर्बन एरिया है, उसमें पॉपुलेशन निरंतर बढ़ रही है बाय लीप्स एंड बाउंड्स। सो बहुत लंबे समय से जो शॉप्स हमारी फेयर प्राइस राशन शॉप्स थी उनकी संख्या में इजाफा नहीं हो रहा था, फॉर रीजंस बेस्ट नोन टू दी डिपार्टमेंट। तो उसी क्रम में हमारे पास कई क्वार्टर से, कम्युनिटी ग्रुप से, बुजुर्गों से, हमारी विमेन ग्रुप से डिमांड्स आ रही थी कि हज़ारों उपभोक्ताओं को बहुत लंबी कतारों में लगना पड़ता है और जो शॉप्स हैं वो भी उनके निवास स्थलों से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे पड़ती हैं। उसका कारण यही था कि जैसे जैसे हमारे अर्बन एरिया में एक्सपेंशन हो रहा है, मोहल्ले नए बन रहे हैं, हमारी एक्सपेंशन हो रही है हैबिटेशंस में, लेकिन प्रोपोर्शनेट संख्या में शॉप्स का वृद्धि नहीं हो रही थी। उत्तराखंड में मानसून सीजन के दौरान आपदा प्रबंधन के लिए प्रदेश के सभी जनपदों को 365 करोड़ की धनराशि जारी की गई है। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि अभी तक कहीं भी कोई मेजर घटना सामने नहीं आई है, लेकिन मानसून सीजन के दौरान भूस्खलन और भारी बारिश के चलते तमाम तरह की दिक्कतें जरूर देखने को मिलती हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन की ओर से ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए समुचित व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। ऐसा कोई मेजर नुकसान नहीं है, नुकसान से नुकसान हो रहा है और जो भी नुकसान हो रहा है उसके रेस्टोरेशन के लिए, रिकवरी रिकंस्ट्रक्शन के लिए लगातार विभाग काम कर रहे हैं। अभी तक आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से 365 करोड़ रुपए से ज़्यादा की धनराशि जनपदों को जारी की गई, विभागों को जारी की गई है। विभाग द्वारा काम किया जा रहा है, उसके बाद जब रिपोर्ट आएगी तब आपको। देहरादून नगर निगम शहर को स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित बनाने के लिए लगातार काम कर रहा है। इसी क्रम में नगर निगम ने कूड़ा उठाने की व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किया है। नगर निगम के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने बताया कि नगर निगम में कूड़ा उठाने के लिए एक कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है, जिसमें आम जनता की शिकायत दर्ज होगी। पहले घरों से कूड़ा उठाने की जिम्मेदारी एजेंसी के पास थी, लेकिन लगातार आ रही शिकायतों को देखते हुए ये जिम्मेदारी सीधे निगम ने अपने हाथों में ले ली है। नगर निगम द्वारा तैनात पर्यावरण मित्रों को समय पर वेतन और आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे सेवा की गुणवत्ता में सुधार आया है। ये इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो है, इसके अंतर्गत जो हमारे नगर निगम क्षेत्र के अंदर जितने भी हमारे कूड़ा वाहन हैं या फिर हमारे जो लॉरी टैंकर्स हैं या हमारे जितने भी गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट्स हैं
हमारे जो मैकेनाइज ट्रांसफर स्टेशन है, साथ ही साथ हमारा शीशमबाड़ा जो प्लांट है, इन सब की जो है रियल टाइम मॉनिटरिंग और जो पब्लिक के सुझाव है वो सब इसमें जो है इंटीग्रेट किए जाएंगे और रियल टाइम जो बेस पे कहाँ पर किस शिकायत को किस तरीके से निस्तारित किया जाना है संबंधित को, उसको जो है रियल टाइम बेसिस पे ही सूचना जो है उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें कि न केवल मॉनिटरिंग ठीक से हो पाएगी बल्कि जो कार्य है हमारे उसकी भी गुणवत्ता में काफी सुधार होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।